नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गोदी मीडिया पिछले कुछ दिनों से आपको ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि अडानी कांड में, अडानी क्राइसिस में सब कुछ अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ज़बरदस्त भाषण हो गया संसद में, और उधर संसद के बाहर अमित शाह ने और मोदी जी ने मिलकर हालात को संभाल लिया है। कुछ दिन में शेयर मार्केट भी ठीक हो जाएंगे, कंपनियां भी ठीक हो जाएंगी, विदेशी बैंकों को भी मना लिया जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हकीकत में दोस्तों ऐसा है नहीं। सच ये है कि मोदी और अडानी की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उधर जो विदेशी बैंक हैं, एजेंसियां हैं, उनका शिकंजा धीरे धीरे कसता चला जा रहा है। और इन सब के बीच एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है मोदी और अडानी के लिए। द धारावी प्रोजेक्ट, दुनिया की सबसे बड़ी लैंड डील, आप कह सकते हैं गोल्ड माइन, सोने की खान, जो कौड़ियों के भाव अडानी को दी गई थी, एक नई गले की हड्डी मोदी जी के लिए बन गई है। अब दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए। अब एक तरफ मोदी जी हैं जिनके पास प्रचंड बहुमत है संसद में, टोटल पॉलिटिकल पावर, और दूसरी तरफ उनके मित्र हैं अडानी जी, और अडानी जी के पास पैसे की ताकत है, टोटल मनी पावर। तो एक तरफ पॉलिटिकल पावर, दूसरी तरफ टोटल मनी पावर। सवाल है कि जब दोनों चीज़ें हों तो फिर मजाल है कि कोई एशिया की सबसे बड़ी लैंड डील, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लैंड डील कोई और ले जाए। तो जाहिर तौर पर टेंडर खारिज किए गए, पुराने, नए टेंडर दिए गए। शिंदे और फडणवीस जैसे दो शिष्य थे मोदी जी के, जो आदेश दिल्ली का आया उसको करना ही था। तो साहब, टेंडर किसको मिला? अडानी जी को मिला। 5,000 करोड़ में ऐसा कहा जाता है कि 2 लाख करोड़ की चीज़ मिल गई। अब इसकी रियल एस्टेट वैल्यू जो धारावी की है, जो मुंबई के बीचों बीच में जो जगह है, मुंबई के बीचों बीच में, और स्क्वायर फीट में नहीं है, गज में नहीं है, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है। किलोमीटर में गोल्ड माइन बांद्रा कुर्ला से सटी हुई, और वो अडानी जी ले गए। और सरकार जो है महाराष्ट्र की, जो दिल्ली के इशारे पे चलती है, वो ज़मीन उनको सौंपने ही जा रही थी कि तब तक अडानी कांड हो गया। और वहाँ पर जो 10 लाख लोग रह रहे हैं, मजदूर, गरीब, दुकानदार, छोटे मोटे धंधा करने वाले लोग, 10 लाख लोग धारावी में रह रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, अडानी की अब साख नहीं रही, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ये तो कहीं दिवालिया ना हो जाए। और इसलिए अब मांग हो रही है मुंबई में, ये टेंडर रद्द किया जाए, इस डील को खारिज किया जाए। और एक ऐसी डील है जो मुस्तकबिल बदल सकती थी। अडानी की तिजोरी का कैंसिल करने के लिए पहला पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा है। शेयर मार्केट में जो कुछ हुआ, संसद में जो कुछ हुआ, या विपक्ष ने जो कुछ हंगामा किया, उसमें पब्लिक अभी तक इन्वॉल्व नहीं थी। पहली बार अडानी और मोदी के बीच में जनता आने जा रही है। अब ये जो सोने की खान है या लाखों करोड़ों की जो डील है, उस पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, या यूं कहें कि अडानी और मोदी जी के लिए एक नई मुसीबत आ रही है। इस पूरे खेल की पोल खोलेंगे हमारे 3 एक्सपर्ट, मैं भी साथ में रहूँगा, और उसमें आज बहुत कुछ नया आपको पता लगेगा। और वैसे भी टाइगर कुछ ज़्यादा ही गरजने जा रहे हैं आज। शिंदे की कोई औकात ही नहीं, शिंदे के पास तो वैसे भी 41। अरे ये क्या कह रहे हैं भाई, वो चीफ मिनिस्टर है, आप बता रहे हैं औकात नहीं है। मैं ताकत, एक देखिए, आपको क्या लगता है देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है? संविधान तो यही कहता है कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है। ताकत किसके पास होती है? नहीं तो शिंदे क्या है? ये कठपुतलियां हैं, नचाने वाले कलाकार दिल्ली में हैं, वो उंगलियां घुमाते हैं और ये नाचते हैं। अब दोस्तों, करोड़ों खरबों की एशिया की सबसे बड़ी डील ने, लैंड डील ने, महाराष्ट्र का जो राजनीतिक तापमान है बढ़ा दिया है। सारी विपक्षी पार्टियां, प्रमुख विपक्षी पार्टियां सरकार पर दबाव डाल रही हैं, भाजपा पे, शिंदे पे, कि भाई ये डील कैंसिल करिए, टेंडर कैंसिल करिए। और अंदर ही अंदर
ऐसा लोग कहते हैं, अंदर ही अंदर शिंदे और फडणवीस चाहते हैं कि कहीं डील कैंसिल हो जाए, बला टले। लेकिन साहब जो गुजरात लॉबी है एक बार तय कर लेती है तो फिर मानना ही पड़ता है उसको। तो प्रेशर गुजरात लॉबी का ज़्यादा है। अडानी भी चाहते हैं कि इस मुसीबत के समय में कम से कम ये डील तो रहे हाथ में। अब इसका क्या असर पड़ेगा, इसका क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 48 सीटें आती हैं लोकसभा से दोस्तों, और ये 48 सीटें जहां बीजेपी बहुत कमज़ोर स्थिति में विकेट पर है। अगर स्थिति और खराब हुई तो हो सकता है इस पूरी डील का जो छाया है वो मोदी जी के 2024 के फाइनल पे ना पड़ जाए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस पूरी डील को हम डाइसेक्ट करते हैं कि अगर रद्द हुआ टेंडर तो फिर क्या हुआ, नहीं रद्द हुआ तो फिर क्या होगा। आखिर तक देखिएगा, खुलासे वाकई बड़े हैं और कहीं पर सुनाई नहीं देंगे, ना कोई किसी की कहने की हिम्मत नहीं है। आज कोई अडानी पे बोल दे, मोदी पे बोल दे, शाह पे बोल दे। मैं दाद देता हूँ वाकई अपने 3 एक्सपर्ट्स की, जो आज दूध का दूध पानी का पानी आकले करने जा रहे हैं। सीधे चलते हैं टाइगर के पास, राजेंद्र कोरडे जी के पास, जो रहने वाले ही धारावी के हैं, और हमारे महाराष्ट्र के सुपर एक्सपर्ट अनुराग चतुर्वेदी। चलते हैं सीधे धारावी। मैं शुरुआत जो है टाइगर से करने जा रहा हूँ, फिर मैं अनुराग जी और राजेंद्र जी के पास आऊंगा, वहां के मसले को समझूंगा। टाइगर इस वक्त अडानी प्रेशर में है, मोदी प्रेशर में है, सरकार ने खामोशी अख्तियार कर ली है, और इस बीच धारावी, जिसे गोल्ड माइन कहा जा रहा है, जिसे कौड़ियों के मोल अडानी साहब ने ले लिया है। 2-3 टेंडर पहले भी कैंसिल हुए, लेकिन उनका टेंडर मंजूर हुआ है। जिस तरह की क्रेडिबिलिटी, जिस तरह से उनकी साख गिरी है, नंबर 1 से वो नंबर 40 पर आ गए हैं अडानी साहब, जो फेरिस्त अमीरों की। आपको क्या लगता है कि ये एक गले की हड्डी होगा धारावी? और यहां पर महाराष्ट्र सरकार जो बैकफुट पे चल रही है, लगातार चुनाव हार रही है, कहीं चुनाव से वापस हो जा रही है। अभी वो एमएलसी के चुनाव में भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। आज सुबह ही सुबह गवर्नर जो हैं उनको वहां से हटाया गया है, दूसरे गवर्नर लाए गए। तो वैसे ही बीजेपी की स्थिति खराब है। और ये अडानी कांड और धारावी कांड, आपको क्या लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट होगा तो एक नई मुसीबत बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, गौतम अडानी के लिए? देखिए दीपक भाई, गौतम अडानी को धारावी का प्रोजेक्ट देख के पहले ही बीजेपी की किरकिरी हुई है, और ये गुजरातियों के कहने पे हुई है। ये बार बार महाराष्ट्र में मैसेज जा रहा है। महाराष्ट्र का, खासकर मुंबई का जो जगह है, मुंबई को लेके गुजरात और महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसे क्लैशेस पहले भी, जब संयुक्त महाराष्ट्र बना तो 106-7 लोगों ने शहादत देकर मुंबई महाराष्ट्र में जोड़ी है। मुंबई फ्री में नहीं मिली है, मुंबई दहेज में नहीं मिली है। मुंबई कमाई है, मराठियों ने अपना खून से सींच के कमाई है। उस मुंबई का अविभाज्य अंग है धारावी, दिल है मुंबई का। और उस धारावी को डेवलप वाकई करना चाहते हैं। धारावी में रहने वाले तमाम भाई बहनों को वाकई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठाना चाहते हैं, उन्हें कुछ देना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट तो सबके लिए एटीएम हो गया। जो चाहे तो उसमें से नोट उगाड़ना, कोई वोट उगाड़ने की बात करता है। धारावी के लोगों की क्या, जिस दिन अडानी का हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई तो उसी दिन मैंने किसी प्रोग्राम में यह कहा था कि अब समय आया है कि धारावी को मुक्त करा जाए इस नए टेंडर से भी। क्योंकि मुझे खोड़े साहब के बारे में, हम 1-2 बार प्रोग्राम में बैठे हैं सामने, फिर मैंने भी उनके बारे में तहकीक की, तो मुझे यह विश्वास था कि अब धारावी जाग उठेगी और इससे मुक्ति पाएगी। इसमें 2-3 बातें हैं। यदि वाकई धारावी का डेवलपमेंट चाहती है, हम पहले माने कि हम फडणवीस शिंदे बेईमान नहीं है, गुजरातियों के सामने मुजरा नहीं करते, मान ले, हम महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर चलते हैं, तो उस धारावी की यदि डेवलप करना है तो उस आदमी के हाथ में नहीं देना चाहिए जिसपे सब उंगलियां उठा रहे। टोटल गैस जो कंपनी है, जिसमें से टोटल जो फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने अपना एग्रीमेंट विथहेल्ड किया है। उन्हें कहा कि अनलेस एंड अनटिल दे गेट द टोटल क्लियरेंस फ्रॉम द हिंडनबर्ग रिपोर्ट वी विल नॉट गो अहेड विथ अवर टाई अप एंड जॉइंट वेंचर। क्योंकि टोटल गैस को अपनी रेपुटेशन की पड़ी है।
यार रेपुटेशन तो गई तेल लेने, मुझे धारावी के डेवलपमेंट की पड़ी है। पिछले बारी खड़े साहब ने कहा था हमको कि पेनाल्टी की तौर पर क्या दे रहे तुम उसको, 2 करोड़ की पेनाल्टी लगा रहे 1 साल डिले होने पे। उसने प्रोजेक्ट 50 साल डिले कर दिया तो क्या होगा, 100 करोड़ मुंह पे मार के चला जाएगा। 100 करोड़ क्या लगता है उसके लिए, किसी भी शेयर की प्राइस उछाल के 100 करोड़ 2 मिनट में जनरेट कर लेगा। लेकिन फिर धारावी का क्या, हम अडानी की बात कर रहे हैं, हम गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के गुजराती नेतृत्व के सामने मुजरे करते हुए महाराष्ट्र के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, हम हताश विपक्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन धारावी का क्या। यदि धारावी को डेवलप होना है तो धारावी को मोस्ट प्रैक्टिकल हाथों में देना होगा, उन लोगों को देना होगा कि जो ये लोग काम कर चुके हैं। धारावी के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट आया है, ना कि लोगों को पैसे कमवा देने के लिए। जिस हिसाब से नया टेंडर निकला है और जिस हिसाब से ये सारी लिपापोती हुई है, ये तो आपने किसी को करोड़पति अब्जोपति अरबोपति बनाने के लिए ये काम किया है। धारावी की किसकी पड़ी है, हमें धारावी की पड़ी है कि धारावी हमारे दिल है बंबई का, मात्र झोपड़पट्टी एशिया की बड़ी करके उसको तगमा मत दो। वो धारावी लाइफ लाइन है मुंबई की। यदि एक दिन धारावी का आदमी धारावी से बाहर नहीं निकल जाए, मुंबई बंद हो जाएगी। लॉकडाउन में नहीं हुई, उससे ज्यादा ये धारावी की ताकत है। जब तक ये जो पैसा है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं मनी लॉन्ड्रिंग ये सब अपनी जगह पे सब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, सब उद्योगपतियों के नीचे कुछ ना कुछ रेले हैं, लेकिन इतनी भारी तादाद में उन कंपनियों से पैसा आना जिस कंपनियों की टोटल वर्थ का 97% उसने एक ही कंपनी में लगाया, अडानी के, इसलिए वो शेल कंपनी मानता हूं। उसका पैसा कौन सा है, ड्रग मनी है, टेरर मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का मनी है, एनिमी कंट्रीज ने पार्क किया हुआ मनी है, या इन शेल कंपनी के थ्रू मेरे दुश्मन देश इस देश की आर्थिक नाड़ियों को कसना चाहता है। इन सवालों के जवाब भारत सरकार को देने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एफिडेविट देने के पहले सोच समझ के देना हिंडनबर्ग पे। ये एक रिपोर्ट की सवाल नहीं उठता। उन कंपनियों का, शेल कंपनियों का, अडानी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो रिकॉर्ड पे है। उन कंपनियों के मां बाप कौन है, उन कंपनियों का स्रोत क्या है पैसे का। दैट बैड मनी कैनॉट बी यूज्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, इसलिए उस पर चिंतित है जी। और धारावी का प्रोजेक्ट यदि ऐसे आदमी के हाथ में दिया जिसमें इंटरनेशनल एजेंसीज उंगलियां उठा रहे हैं, जिसमें शेयर मार्केट देश के इन्वेस्टर ने विश्वास उठा दिया है, बैंक मजबूरी में गन पॉइंट पे कहती है कि ठीक है कोई जितना ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, 18,000 करोड़ का लॉस होने के बाद भी यदि एलआईसी कहे कि इतना कोई एलआईसी को फर्क नहीं पड़ता, तो वित्त मंत्री के मुझे बयानों पे और उनके कैलकुलेशन पे दया आती है। तो कुल मिलाकर धारावी का प्रोजेक्ट रीथिंक होना चाहिए। जो लोग दागी हैं, उन दागी हाथों में देश का सबसे बड़ा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। देश इससे बड़ा पूरे एशिया में कहीं ऐसा एसआरए प्रोजेक्ट नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। जी, मैं टाइगर आपके पास आ रहा हूं, अनुराग जी आपके पास भी आऊंगा। मैं सीधे दर्शकों से चाहूंगा कि राजेंद्र कोडे साहब जो हैं, ये धारावी में इनकी पैदाइश हुई और धारावी में फिर इन्होंने पढ़ाई पूरी करी और आज ये धारावी के मामले में सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, वकील भी हैं, लीडर भी हैं। राजेंद्र जी, आपने समय दिया, मैं बहुत आभारी हूं और दर्शक भी आपके बहुत आभारी कि आप इस वक्त एक संघर्ष छेड़े हुए हैं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि अब हमें अडानी पे भरोसा नहीं, अब हमें अडानी की जो साख है उसको लेके हमारे जहन में शक होता है, संशय होता है, संदेह है। तो क्यों आप चाहते हैं कि इस डील को कैंसिल कर दिया जाए? और अगर आप चाहते हैं या आपका ग्रुप चाहता है, क्या ये फीलिंग जो अडानी के प्रति है, क्या धारावी के जो आम लोग हैं जो इस झोपड़पट्टी में रहते हैं, क्या सब ऐसा ही सोच रहे? चर्चा क्या है इस वक्त धारावी में? पहले बता दूं कि जब अडानी को ये टेंडर बहाल किया गया था, उसी वक्त से लोगों में संदेह था, अडानी के बारे में एक डर था कि भाई ये अडानी के लिए सरकार जो है, जो तमाम रियायतें जो है कंसेशन दे रही है, उनको
7 साल में रिहैबिलिटेशन और उसके बाद में 10 साल के अंदर जो है प्रोजेक्ट पूरा करने की बात हो रही थी। और रिहैबिलिटेशन का काम जो है, अगर कुछ रुक गया, 7 साल से ज्यादा हुआ, तो 1 साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है, डिले पेनल्टी उन्होंने रखी थी। तो इससे पहले ही धारावी के लोगों में एक बड़ा संदेह था कि भाई ये 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिले किया जाएगा, और बाद में धारावी के लोगों को जो है उनके अच्छे घर का सपना जो है वो हवा में रह जाएगा, इस तरीके का डर था। और ये डर जो है अब सच्चाई के अंदर परावर्तित हो रहा है। हिडेनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद जो अडानी की कंपनियां थी उसका धकोसलापन जो है वो सामने आया। जी। और लगभग अब तक जो गिरावट हुई है वो लगभग 10 लाख करोड़ तक की गिरावट हो गई है, नुकसान उनको हुआ है। और ऐसे वक्त में अडानी ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा, और अडानी के हाथों में ये प्रोजेक्ट रहा तो धारावी के लोगों को घर नहीं मिलेगा, इस तरीके का पूरा यकीन धारावी की जनता में धीरे धीरे होते जा रहा है। हम धारावी के अंदर जो तमाम राजनीतिक दल है और जो अलग अलग तरह की चाल कमेटियां है, संगठन है, इन लोगों ने मिलकर अब एक धारावी बचाओ आंदोलन का गठन भी कर लिया है। और इस धारावी बचाओ आंदोलन की ओर से हमने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने एक ही बात कही कि अडानी हटाओ और धारावी बचाओ। जी। रंजन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि आपसे और भी चीजें पूछनी। मैं अनुराग जी के पास चलूंगा। अनुराग जी, आप तो मुंबई को 40-45 साल से देख रहे हैं, वहां की राजनीति को देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति भी, मुंबई की लोकल पॉलिटिक्स। धारावी एक हमेशा से चर्चा में रहा है। अब के धारावी के लोग कह रहे हैं कि साहब अडानी को हटाओ और धारावी बचाओ। कई पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस भी कह चुकी है कि भाई इस टेंडर को अब आप कैंसिल करिए, और भी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, धरने प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, आंदोलन शुरू हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस क्या वाकई ही अडानी को काम करने देंगे, या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में टेंडर कैंसिल किया अडानी का, अडानी को इन्वेस्टर समिट में बुलाया नहीं, बाकी लोग गए वहां पर उत्तर प्रदेश में, तो योगी ने तो पहल कर दी है। हमने ये भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी अडानी को लेकर जो है वहां की सरकार बड़ी सख्त है, छापे वापे पड़े हैं भी अडानी की वेयर हाउस में। क्या फडणवीस और शिंदे कोई फैसला लेंगे पब्लिक मूड को देखते हुए, या यहां पर अभी मोदी का प्रेशर रहेगा? आप क्या देखते हैं, टेंडर कैंसिल होगा या अडानी को ये रेवड़ी हाथ में दी जाएगी? मुझे लगता है कि ये एक कठिन सवाल मेरे सामने नहीं है। ये कठिन सवाल महाराष्ट्र के उस नेतृत्व के सामने है जिसको कि अब ये तय करना है कि वो अडानी के साथ में है या धारावी की मराठी भाषी जनता के साथ में है। धारावी जो है वो मराठी अस्मिता से का नहीं, वो उसको मैं भारत के गरीबों की अस्मिता का एक स्थान मानता हूं, एक सिंबल मानता हूं, एक प्रतीक मानता हूं। लेकिन अभी जिस तरीके के पिछले सप्ताह के आप बयान सुनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की दो ही चिंताएं जो हैं वो प्रमुख रूप से दिखती हैं। पहली है बुलेट ट्रेन को चलवा देना, और दूसरा धारावी को अडानी को सौंप देना। देवेंद्र फडणवीस में अभी इतनी ताकत नहीं रही है कि वो योगी जी जैसा आचरण कर पाए। देवेंद्र फडणवीस को कट टू दी साइज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो कर दिया गया है। वो फडणवीस जो है वो अमित शाह और मोदी दोनों के राजनीतिक दबदबे से आतंकित है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे गडकरी की प्रशंसा होती है, जैसे जैसे फडणवीस का कुछ कद बड़ा होता है, उसको दिल्ली जो है काट देती है। और विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसमें नागपुर जो कि आरएसएस का, बीजेपी का, फडणवीस का, गडकरी का गढ़ था, और जहां से उनका विधायक 2 बार चुनाव जीता था वो हार गया। अमरावती में भी
फडणवीस के उम्मीदवार जो कि पूर्व मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए। फडणवीस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में काफी आक्रोश, काफी गुस्सा हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि फडणवीस जो है उनको बहुत कम सीमा क्षेत्र में ऑपरेट करना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे जो है वो ज्यादा सक्रिय है मोदी और शाह के आदेशों की पालना करने के लिए। तो मुझे हरगिज नहीं लगता कि अडानी का जो ये टेंडर है वो कोई रद्द होगा। राजू कोरडे जी का संघर्ष जो है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसमें भी मैं शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को जिस तरीके से सक्रिय होना चाहिए था, क्योंकि वो भी अगर अडानी के खिलाफ उभर के नहीं आते, आप इनमें देखिए मार्क्सवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो वैकल्पिक पार्टियां हैं, वर्षा गायकवाड़ क्यों नहीं है? तो ये जो आंदोलन होगा ये रूट्स का आंदोलन है, जन आंदोलन है। लेकिन जब जन आंदोलन होता है और एक भ्रष्ट और पूंजीवादी उद्योगपति जिसकी सारी संपत्ति लूट गई है, मेरा तो मानना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से भी ज्यादा खराब और ज्यादा अपराधी रिपोर्ट ये धारावी का जो टेंडर हुआ है वो एक बड़ा घोटाला है बनिस्बत की ये रपट के। अगर धारावी में आग लग जाती है तो अडानी के लिए बहुत मुश्किल होगा। जी टाइगर, मैंने बहुत अच्छी बात कही अनुराग जी ने कि भाई प्रेशर तो है, लेकिन अब फडणवीस और शिंदे जो हैं दिल्ली दरबार का कहना तो मानना ही पड़ेगा। हमने देखा 80 के दशक में, 70 के दशक में हमने देखा कि मुंबई में जो डॉन हुआ करते थे वो कहते थे कि साहब ये इमारत खाली करानी है या ये झोपड़पट्टी इलाका खाली कराना है, और ऐसी बहुत सी पिक्चरें भी बनी। और फिर जो उनके शूटर होते थे उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता था, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। डॉन ने कह दिया तो फिर करना है। तो दिल्ली दरबार जो कहेगा, आपको लगता है कि फडणवीस के पास, शिंदे के पास कोई विकल्प ही नहीं है? एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है, या फिर फडणवीस शिंदे हिम्मत दिखाएंगे जो हिम्मत योगी आदित्यनाथ ने दिखाई और कैंसिल कर दिया डंके की चोट पे अडानी का ठेका? क्या ऐसा होगा? सवाल ही नहीं उठता। देवेंद्र फडणवीस की ताकत मात्र नरेंद्र मोदी थे और कुछ नहीं। देवेंद्र फडणवीस जीरो है महाराष्ट्र में। अनुराग जी जिस सीट की बात कर रहे थे वो पिछले 15-20 साल से सीट उन्हीं के पास थी, बीजेपी के पास। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी उस सीट से जीते थे, गडकरी जी उस सीट से जीते थे। वो ट्रेडिशनल बीजेपी की सीट मानी जाती है जो 2 बार से लगातार कांग्रेस झटक रही है। शिंदे की कोई औकात ही नहीं। शिंदे के पास तो वैसे भी 41। अरे ये क्या कह रहे हैं भाई, वो चीफ मिनिस्टर है, आप बता रहे हैं औकात नहीं है। मैं ताकत एक देखिए, आपको क्या लगता है देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है? संविधान तो यही कहता है कि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है। ताकत किसके पास होती है? नहीं तो शिंदे क्या है? ये कठपुतलियां हैं, नचाने वाले कलाकार दिल्ली में हैं, वो उंगलियां घुमाते हैं और ये नाचते हैं। तो कठपुतली क्या करेगी धारावी को लेकर, यही बता दीजिए। कठपुतली क्या करना है? जो दिल्ली वाला कहेगा वही करेगी। अभी तो चुप रहेगी, लेकिन जब उनको लगेगा आग लग गई है तो धीरे से उनको बोलेंगे कर दो, टेंडर कैंसिल कर दो, फिर से फ्लोट करेंगे। अभी इस चीज को थोड़ा सा बंद रखो। मेरा दूसरा कहना है, बीजेपी, मैं धारावी के इंटरेस्ट में क्यों बोल रहा हूं ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये सिर्फ भ्रष्ट ही है, इसलिए कि बीजेपी सत्ता का अमर पट्टा लेके तो नहीं आएगी। जिस दिन केंद्र में सत्ता बदलाव होगा उस दिन तो इस शेल कंपनियों को पूछा जाएगा, क्योंकि पैसा तो उस शेल कंपनी से आया है, ये रिकॉर्ड पे है। जी, आपने चोरी का माल खरीद लिया और उसको फिर वापस कर दिया तो भी आप पे केस बनता है, क्योंकि एक बार तो आपने खरीद ही लिया था। ये पैसा आपने वापस भी कर दिया तो ये शेल कंपनी का पैसा लिया क्यों, वो तो आपके अकाउंट में बना रहेगा। नई आने वाली सरकार इन्वेस्टिगेट करेगी, और कल यदि अडानी सेठ अंदर चले जाते हैं तो धारावी के प्रोजेक्ट का क्या होगा? ये आधा अधूरा प्रोजेक्ट कोई उठाएगा भी नहीं। मतलब इसके वही तो ये सवाल और गहन और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। 5 साल बाद ये सेठ अंदर चला गया और ये प्रोजेक्ट फिर खत्म हो गया, फिर इसका सत्यम कंप्यूटर हो गया, क्या करोगे? अडानी का सत्यम कंप्यूटर हो गया तो धारावी का क्या? इसलिए धारावी उन हाथों में जानी चाहिए जो क्लीन है, जो ठीक है, जो डिलीवरेबल है,
जिसके ऊपर छींटे हैं पूरे गोबर में सने हुए नहीं हैं, कीचड़ में सने हुए नहीं हैं, थोड़े बहुत छींटे सल जाते हैं। ये तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, आंख खुलती भी तो दिखाई नहीं देता, इतना कीचड़ पड़ चुका है इनके ऊपर। मात्र 2 लोग बैठ के दिल्ली में कहते हैं उनके बारे में गलत नहीं कह रहे, इसके मायने ये नहीं है कि 140 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं। आपने बहुत सही सवाल पूछा, मतलब अनुराग जी ने बहुत सही बात कही, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही, वर्षा गायकवाड़ रास्ते पे क्यों नहीं है? सिर्फ वोट मांगने के लिए धारावी है, धारावी के लोगों के साथ संघर्ष करने के लिए, कंधे पे कंधा लगाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। क्या अडानी सेठ के एटीएम के कुछ मशीन्स कांग्रेस में लगी है क्या? क्या अशोक गहलोत बोलेंगे? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बोलेंगे? क्या अडानी सेठ के ऊपर बोलने का अशोक गहलोत और भूपेश बघेल साहस करेंगे? जी, क्या राहुल गांधी को कहेंगे? आपको लगता है कि अडानी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, और बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। फडणवीस और शिंदे को क्या आजकल नींद नहीं आ रही होगी कि कहां फंस गए? शिंदे और फडणवीस की नींद तो जिस दिन सत्ता में आए उस दिन से चली गई साहब। शिंदे की नींद इसलिए चली गई कि ये 41 लोग साथ में कैसे रखूं, रोज उसमें से 4 धमकी देके जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हमको कैबिनेट बनाओ। और हमारे फडणवीस साहब की नींद इसलिए खराब हो गई, जो उनके गॉडफादर थे उन्होंने, मतलब उनकी स्थिति रावण जैसी हो गई, शिव ने अंगूठा रख दिया। भक्त तो शिव के ही थे रावण, लेकिन जब पहाड़ हटाने लगे तो शिव जी ने एक अंगूठा से दबा दिया तो दोनों हाथ पहाड़ के नीचे हो गए। वैसे अब दोनों हाथ पहाड़ के नीचे उनके छटपटा रहे हैं। बीजेपी ओरिजिनल बीजेपी रही नहीं, इतना कांग्रेसीकरण बीजेपी का हो गया है कि ओरिजिनल बीजेपी वाले कोस कोस के पानी, कोस कोस पी पी के गालियां दे रहे हैं फडणवीस जी को। फडणवीस जी नए लोगों के भरोसे राजनीति नहीं कर पा रहे। शिवसेना टूटी तो समझ में आ गया, शिवसेना को तो टूटना ऐसा हुआ जैसा नाई बाल काटता है फिर उगाते हो। अब तो नाई ने बाल काटने के की बाद बाल किसी का का कह तो दिया, जटा निकल आई है, जटा निकल आई है और फैशनेबल हो गई है। और ये जो गिरे हुए बाल है इसको कोई उठाने को तैयार नहीं है। आपको लगता है शिवसेना असली प्रचंड शिव का रूप मैं में आ गई है? आपको फिर कह रहा हूं, रमेश बैस जी का झारखंड से महाराष्ट्र भेजना गवर्नर एक रणनीति का हिस्सा है। क्या शिवसेना को बैस साहब रमेश जी पैम्पर कर पाएंगे? तो अभी बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है। और मोदी जी की रिकॉर्ड है, मोदी जी जब से राजनीति में आए तब से आज तक मोदी जी अपना एक्स्ट्रा बैगेज किस टर्निंग पॉइंट पे उठा के फेंक देंगे ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो गौतम अडानी को यूं डंप करके आगे निकल जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। यदि बीजेपी इसमें उलझ गई धारावी में, तो कभी दीपक जी धारावी जाइए आप, मैंने तो बहुत भ्रमण किया है, वो भूल भुलैया है, उनके गलियों में एक बार आप घुस गए तो जिधर से घुस गए उधर से निकल नहीं सकते बाहर आप। राजेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप तो ये आंदोलन आपने छेड़ ही दिया है धारावी में, अगर सरकार, अगर फडणवीस और शिंदे, अगर इन लोगों के ऊपर दबाव ज्यादा होता है, या अडानी की जैसा इनको क्लोज माने जा रहे हैं, जिस तरह से आउट ऑफ द वे टेंडर दिया गया है, अगर इन्होंने टेंडर कैंसिल नहीं किया, अगर इन्होंने बावजूद सारे आरोपों के अडानी साहब को काम करने दिया, तो फिर आप लोगों के पास क्या विकल्प रह जाता है? फिर आपकी रणनीति क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि इस आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए हमने इसको सर्वपक्षीय और सर्व संगठनाओं का आंदोलन बनाया है, और इसीलिए सभी राजनीतिक दल जो है उनसे हमने अपील की कि इस आंदोलन से आप जुड़ जाइए, इसका हिस्सा बनिए। अब तक जो है बहुत सारी पार्टियां, जैसे शिवसेना है वो अगुवाई में है, हमारे साथ में है, उसके साथ में बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शेतकरी कामगार पक्ष हो, कम्युनिस्ट, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, ये पार्टियां हमारे साथ में जुड़ रही है। लेकिन जैसे अनुराग जी ने बताया, ये बात सच है कि धारावी से 4 बार विधायक रही और 2 बार मंत्री रही, जिनके पिताजी यहाँ से
सांसद भी रहे, यहाँ से विधायक भी रहे और यहाँ से मंत्री भी रहे। लगभग 35 साल वो यहाँ पर सत्ता पर है और उनका ये दायित्व बनता है कि आज धारावी जो अधर में आ गई है अडानी के टेंडर को लेकर, तो उसको बचाने की लड़ाई के अंदर वो खुद अगुवाई करें। लेकिन ये बात जरा ये है कि हमारे साथियों ने उनसे संपर्क किया और उनको कहा कि इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और धारावी की स्थानिक विधायक होने की वजह से आप भी इससे जुड़ जाए। लेकिन उन्होंने, लेकिन शायद मैं अखबार में पढ़ रहा था आंदोलन में, राजेंद्र जी, मैं अखबार में पढ़ रहा था, राजेंद्र जी, अखबार में मैं पढ़ रहा था कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि आप इसको रद्द करिए। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट है, शायद उनके प्रेसिडेंट का, जिसका भी कि भाई इसको, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष नाना पटोले जी जो है, उन्होंने बयान दिया है कि ये टेंडर जो है स्क्रैप किया जाए और इसको नए सिरे से नया टेंडर जो है फ्लोट किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि नाना पटोले जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थानिक विधायक जो है वो नहीं बोल रही जी। मुद्दा ये है कि धारावी से जो लोग 35 साल 40 साल जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं, यहाँ से मंत्री वो रहे, यहाँ से वो सांसद बने, उनका ये जवाबदारी है, उनका ये दायित्व है कि इस लड़ाई नहीं, मैं कह रहा हूँ, चलिए अगर कोई विधायक नहीं आता है तो बाकी जो, अगर एक विधायक नहीं आ रहा, पार्टी साथ है, बाकी पार्टियां हैं, मैं कह रहा हूँ कि अब आपकी रणनीति क्या है, आप लोग क्या करने जा रहे हैं अगर ये टेंडर कैंसिल नहीं होता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इस बार भी हम जो जनता के सभी हिस्सों को लामबंद करने की जो बात है, सभी जो संगठन है, सभी राजनीतिक दल है, उनको लामबंद करने की जो हमारी शिकस्त अभी रही है, हम वो कर रहे हैं कि शिरकत कर रहे हैं कि सबको एक साथ जोड़े और ये जोड़ के जल्द ही धारावी के अंदर एक बहुत बड़ा जाहिर सभा लेके और उसके बाद में एक बड़ा मोर्चा करके एक जन आंदोलन का स्वरूप इस आंदोलन को दिया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता किसकी भी हो, लोग जब रास्ते पे आते हैं तो सत्ताधारी जो है उनको विचार करना पड़ता है और उनको फैसला जो है जन आंदोलन के सामने झुकना पड़ता है। ये हमारा अनुभव रहा है, हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया का ये अनुभव रहा है। और धारावी के लोग उन्होंने ख्याल अभी बना लिया है कि अडानी को हटाए बगैर धारावी बच नहीं सकती, तो धारावी को बचाने का होगा तो अडानी को हटाना होगा और उसके लिए आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा तीव्र करने के लिए धारावी का जन जन जो है वो इस आंदोलन से जुड़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। जी अनुराग जी, आप तो जैसे कहते नहीं, एक आदमी सारा थिएटर उसके सामने है, पूरी माया नगरी की माया आपकी आंखों के सामने है और आपकी आंखों की जो मतलब निगाह है इतनी तेज है कि आप चीजें पकड़ लेते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 5-6 महीनों से या साल भर कह लीजिए, जो भी कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जो भी राजनीति हो रही है, उसका कहीं ना कहीं लाभ शिवसेना को मिल रहा है। और मतलब लाभ की इंतहा ये है कि शिवसेना टूटी, शिवसेना की सरकार चली गई, लेकिन लाभ जो है वो उद्धव ठाकरे को मिला। और उसका हम नतीजा देखते हैं कि अंधेरी में जब चुनाव हुआ इसमें, तो बीजेपी ने पहले अपना उम्मीदवार खड़ा किया, फिर डर गए, उद्धव ठाकरे से वापस कर लिया। हमने देखा कि अभी जो ये चुनाव हुए हैं टीचर्स के, एमएलसी के, उसमें बीजेपी बड़ी बुरी तरह हारी है, वहां भी शिकस्त मिली। रोज कहीं ना कहीं अपमान होता है, चाहे फडणवीस हो चाहे शिंदे हो। और ये जो धारावी वाला मामला है, ये भी कहीं ना कहीं अडानी का मामला, ये भी जो है वो एक गले की हड्डी बन रहा है फडणवीस के लिए, शिंदे के लिए। आपको क्या लगता है कि जो आप राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं उसमें क्या एडवांटेज उद्धव ठाकरे है और क्या डिसएडवांटेज फडणवीस शिंदे है? राजनीतिक परिस्थिति क्या है, उस किस नतीजे को आप देख रहे हैं? मुझे 2-3 बातें इसमें लग रही हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी घबराई हुई है और उसको जो आगत है, जो भविष्य उसका दिखाई दे रहा है, तो वो और पार्टियों को तोड़ने की जबरदस्त कोशिश में लगी हुई है। और मैं आपके
दर्शकों को बता दूं कि उनकी जो कोशिश है वो एनसीपी को तोड़ने की है अभी, और एनसीपी में शरद पवार को अलग थलग ऐसे ही करना चाहते हैं जैसे कि उद्धव ठाकरे को कर दिया था। तो शरद पवार को वो एक अगला पिछला यशवंत राव चौहान जैसा लोनली, वृद्धावस्था में एक अशक्त राजनेता के रूप में पेश करने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सपना प्लान है। और इतना ही नहीं, जो कहा गया कि वो बैगेज को किसी को भी कहां छोड़ देंगे, तो ये भी मुझे राजनीतिक संभावना लगती है कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी जब उनका पूरा उपयोग हो गया है तो उनको दरकिनार करके अजीत दादा पवार जैसे अवसरवादी को भी महाराष्ट्र की गद्दी सौंप दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बड़ी जानकारी दी कि भाई होली के बाद कुछ भी हो सकता है, होलिका दहन हो सकता है मुंबई की राजनीति में। टाइगर, ये तो बड़ी जबरदस्त बात अनुराग चतुर्वेदी जी ने कह दी है, और क्योंकि अनुराग जी ने कही है तो उसको हम हल्के में तो ले नहीं सकते इनकी बातों को। आपको क्या लगता है कि एक ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 जो बाकी था, अमित शाह और मोदी मिलके उसको जो है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे और तोड़ेंगे शरद पवार को, तोड़ेंगे एनसीपी को, ध्यान जो है बटाएंगे, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी घबराई हुई, जैसा कि अनुराग जी कह रहे हैं, वो जो घबराहट है, उस घबराहट से बीजेपी को बाहर निकालने में कहीं ना कहीं वो शिवसेना और एनसीपी को भी तोड़ेंगे, महाविकास अघाड़ी को भी तोड़ना चाहेंगे, शरद पवार को भी तोड़ना चाहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में क्या बीजेपी अब कामयाब हो सकती है दूसरी साजिश को कामयाब बनाने में? आप याद कीजिए, शरद पवार की 2.5 साल में इतनी अवस्था बुरी नहीं हुई। मैं सिर्फ 2.5 साल पीछे लेके चलता हूं आपको। यही शरद पवार को एक नोटिस क्या मिला ईडी का, और शरद पवार ने पूरे महाराष्ट्र के राजनीति का परिदृश्य बदल दिया। उनका वो ऐतिहासिक सातारा का भाषण बरसते पानी में, उनका वो नासिक से सोलापुर बाय रोड निकलना, गांव गांव के लोग रात भर जग के अपने जननायक को सिर्फ नोटिस मिलने पर महाराष्ट्र की पूरी राजनीति में बदलाव लाया। शरद पवार की वो ताकत है। और उसी समय उन लोगों को भी पता पड़ गया, एनसीपी के जो लोग हैं, कि शरद पवार आज भी जनता के दिलों पे राज करते हैं। शरद पवार का जो बेल्ट है, खासकर पश्चिम महाराष्ट्र, आज भी वहां शरद पवार का ही नाम चलता है। अजित पवार को लोग प्यार करते हैं। शरद पवार, लेकिन अनुराग जी कह रहे हैं कि ईडी फिर से छोड़ दी, छोड़ दी। ईडी कब से हो गई है? ईडी ने ऑलरेडी शरद पवार के बहनों पे, अजित पवार के बहनों पे, अजित पवार पे ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, जेल का जब अभी जेल का डर का क्या करेंगे? जेल का डर करके और आप जाओगे तो आपका राजनीतिक करियर खत्म है। जिस बीजेपी ने अभी कुछ एक मतलब 6 महीने पहले, यदि वो अभी शिवसेना के एकनाथ शिंदे को डंप करते हैं तो एकनाथ शिंदे के 41 लोग क्या? आपका क्या कहना है भाऊ, आपका क्या कहना है? बीजेपी देखो, महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे क्या वाकई इस वक्त बहुत ताकतवर स्थिति में? बिल्कुल ताकतवर स्थिति है। महाविकास आघाड़ी पूरी ताकतवर स्थिति में है। महाविकास आघाड़ी ये जानती है यदि इकट्ठा लड़ लिए तो अगला शासन उनका। तो ईडी के भी लोगों के सामने चीजें आ रही है और आप लगातार लोगों को जेल में डालते हैं तो ये लोगों को इमरजेंसी की याद दिलाता है। और जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। मैं अनुराग जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगा। आपको क्या लगता है कि आज जो जिस तरह की राजनीति है महाराष्ट्र में, क्या वाकई हम ये मान लें कि फडणवीस कमजोर स्थिति में है और सबसे ज्यादा जो शक्ति जो है में जो आगे बढ़े हैं वो उद्धव ठाकरे शिवसेना क्या वापस अपने बल के साथ लौट रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि फडणवीस को दिल्ली ने पहले आशीर्वाद दिया और अब वो आशीर्वाद उनसे वापस ले लिया है। वो बहुत कमजोर हो गए हैं, लेकिन दिखाने के लिए वो अभी भी एक उनके प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का नेतृत्व है, विशेषकर मोदी और शाह, वो एकनाथ शिंदे के सहारे अभी राजनीति कर रहे हैं और फडणवीस और गडकरी दोनों को उन्होंने कट टू द साइज कर दिया है। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे, जिनके साथ एक अन्याय हुआ, जो एक सहानुभूति जो उनको मिली हुई है, और बाल ठाकरे परिवार की जो प्रतिष्ठा अभी भी मराठी मानुस के मन में है,
और अगर अडानी का जिस तरीके से बिजली उन्होंने ली, पोर्ट भी अगर ले लेते हैं, या एयर इंडिया की जो कॉलोनीज हैं जहाँ पे कि कई मराठी भाषी रहते हैं, उनको अगर जबरदस्ती खाली कराया जाता है, क्योंकि अदालत ने उनके ऊपर जो एयर इंडिया ने 120% का जो किराया वसूली का जो इरादा किया था उसको अदालत ने रोक दिया है। तो अभी सबसे बड़ा अडानी जो है वो यहाँ पर मुंबई में डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है, और जब वो खुद संकट में है तो लोगों को वो अगर बेघर करते हैं, लोगों को अगर वो कठिनाई में डालते हैं, तो उनके लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए और विशेषकर देवेंद्र जी के लिए काफी कठिन होगी। जी राजेंद्र जी, क्योंकि आप राजनीति भी समझते हैं, वकील भी आप हैं, और धारावी में जैसे मैंने पहले कहा पले बड़े हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार वाकई दबाव में है महाराष्ट्र की अडानी को ये काम दिलाने के लिए अभी भी? फाइनल कमेंट्स। ये बात एकदम जाहिर है कि शिंदे फडणवीस कुछ भी चाहे, लेकिन मोदी और शाह जो है वो अडानी के पक्ष में आज भी है, और इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी का ये जो टेंडर है, धारावी का टेंडर अडानी के हक में जो गया है, तो उसको बरकरार रखे, और उसको स्क्रैप करने की बात जो है शिंदे फडणवीस अपने बल के ऊपर ये निर्णय नहीं ले सकते, ये जाहिर बात है। लेकिन धारावी के जनता का रोष जो है उनको मजबूर कर देगा कि ये टेंडर को उनको स्क्रैप करना पड़ेगा। जी राजेंद्र जी, आप आए, और मैं वाकई आपके हौसला, जिस तरह से आप लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, जमीनी संघर्ष जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके जो प्रतिबिंब है वो आप में दिखता है। अनुराग जी, आप जिस तरह से राजनीति बताते हैं, समझाते हैं, हमको लगता है कि महाराष्ट्र के बाहर भी जो व्यूअर्स हैं वो जरूर उनको बहुत सहजता के साथ समझ में आता होगा। आप दोनों आए, दोनों ने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का।